अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है उर्दू एंड हिंदी रियली डिफरेंट। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं भाई। क्या हिंदी और उर्दू सेम लैंग्वेज है या दो डिफरेंट लैंग्वेजेस? क्या ये सवाल भी आपको अंदर अंदर खाई जा रही है? वेल, वरी नॉट, बिकॉज आई हैव द आंसर्स। वेल गाइस, अकॉर्डिंग टू 99% ऑफ एक्सपर्ट्स ऑनलाइन, हिंदी एंड उर्दू आर एग्जैक्टली द सेम लैंग्वेज। हिंदी उर्दू अलग अलग जबानें नहीं है, टोपी ड्रामा है। Yeah, that's right. That's the video, guys. Thanks for watching. Like, comment, and subscribe. Bye. अगर ये आंसर इतना सिंपल होता तो शायद इतनी बारी पूछा ही नहीं गया होता और मैं ये वीडियो बना ही नहीं रहा होता। बेशक एक हिंदी और एक उर्दू स्पीकर एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बट डज दैट मीन दैट दे आर स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज? हमने पिछले वीडियो में देखा था कैसे एक बंगाली और एक ओडिया स्पीकर अपने अपने लैंग्वेजेस में एक दूसरे के साथ फ्लुएंटली बात कर सकती हैं, बट इससे ये तो साबित नहीं होता कि ओडिया और बांग्ला आर द सेम लैंग्वेज। ऑन दैट नोट, चलिए कंपेयर करते हैं कि कैसे ओडिया और बंगाली का रिश्ता इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदी एंड उर्दू का रिश्ता। ओडिया और बंगाली बोलचाल रूप में एक दूसरे से काफी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, हाउस इज बाड़ी इन बांग्ला एंड घर इन ओडिया, विंडो इज जानला इन बांग्ला एंड झरका इन ओडिया, बट दोनों की फॉर्मल रूप में these languages converge. For example, a triangle is tribhuj in both the languages and democracy is ganatantra in both the languages. Now contrast this with Urdu and Hindi. बोलचाल रूप में these two languages are exactly the same. House is ghar in both these languages. Window is khidki in both these languages. But formal words की जब बात आती है, then we see something different. A triangle is trikon in Hindi and it is musallas in Urdu. डेमोक्रेसी इज प्रजातंत्र इन हिंदी एंड इट इज जमहूरियत इन उर्दू। बोलचाल फॉर्म में हिंदी और उर्दू कन्वर्ज करते हैं और अपने फॉर्मल रूप में वो एक दूसरे से डाइवर्ज करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू बंगाली एंड ओडिया हु कन्वर्ज इन देयर फॉर्मल वेज एंड डाइवर्ज इन देयर कोलोकियल वेज। अब ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा एक सफर पे। सुनना होगा दास्तानी उर्दू को और समझना होगा कहानी हिंदी की। हमारे श्रृंखला के दूसरे अध्याय में जुड़ने के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। चलिए अब इस गुफ्तगू ज़बान के सफर का आगाज किया जाए। दुनिया की सबसे ज्यादा बोलने वाले भाषाओं की लिस्ट में हिंदी आता है नंबर 3 पे विद 60 करोड़ स्पीकर्स और उर्दू आता है नंबर 10 पे विद 23 करोड़ स्पीकर्स। यानी कि अगर हम हिंदी और उर्दू को सेम लैंग्वेज की तरह ट्रीट करें, देन द टोटल स्पीकर्स ऑफ हिंदी एंड उर्दू वुड एक्सीड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। एनीवे, हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड आल्सो फिजी, जबकि उर्दू इज बोथ द ऑफिशियल एंड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ जमहूरियत पाकिस्तान। आप में से कुछ लोगों को जान के ये शायद हैरानी होगी कि हिंदी और उर्दू दरअसल सेम लैंग्वेज फैमिली से आते हैं, द इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली, यानी कि इनका कॉमन ओरिजिन संस्कृत से हुआ है, टेक्निकली स्पीकिंग शौरसेनी प्राकृत से। मैं आपके लिए शौरसेनी प्राकृत में एक गाना प्ले करना चाहूंगा ताकि आप फील कर पाओ कि उर्दू और हिंदी का ये कॉमन पूर्वज संस्कृत से कैसे अलग साउंड करता था। ये गाना है फ्रॉम द फिल्म शिप ऑफ थीसियस बाय आनंद गांधी एंड ऑल यू आर्ट फिल्म लवर्स शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। एनीवे, लेट्स हिट इट। ना हम जानामि कंपि देवम न दैवम अणद्धि श्रोणीयन्ता अणद्धि सग्गा भूमिण निर्यम् नो जगकर्ता नो विकताय णय जगहि सरोपोवि कम्मुणो चैव दण्डं हंसयमेवा सट्ठा भूताय मे सुहदुह सुहदुह पिया पिया संजो। Notice how in these lines we are starting to see Sanskrit almost decompose. Nasti becomes Ranathi, Ishvara becomes Isro, Swarga Bhumi becomes Sagga Bhumi, Narakam becomes Nirayam. You see, Sanskrit was basically the educated person's language. The uneducated people or the common people basically वो सब प्राकृत में बात करते थे. And because प्राकृत का कोई fixed grammar नहीं था, it was subject to a lot of variations. हर कोस पर पानी बदले ये स्टेटमेंट आज भी सही है और तब भी सही था। साल 1000 तक ना हिंदी थी और ना उर्दू, बट जो थे वो थे शौरसेनी प्राकृत के अनेक अनेक वेरिएशंस, जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी, कन्नौजी, खड़ी बोली इत्यादि इत्यादि।
इस मैप पे जो लैंग्वेजेस आप ऑरेंज में देख रहे हो वो सारे शौरसेनी प्राकृत के एक फॉर्म थे। अब जैसा कि आपको पता है साल 900 से ऑलमोस्ट 1600s तक, दैट इज ऑलमोस्ट 700 इयर्स तक भारत में मुस्लिम रूलर्स का शासन चल रहा था। मोस्ट ऑफ दीज रूलर्स लाइक द गजनविड्स, द खिलजीज, द तुगलक्स, ये सारे टर्की और अफगानिस्तान के ओरिजिन के थे। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत को रूल करने के दौरान उन्होंने ना उज़्बेकी और ना पश्तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं किया। इंस्टेड दे यूज्ड अ लैंग्वेज जो 700 साल तक इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहा, और वो जबान थी फारसी या पर्शियन। You see, Persian was kind of like the English of that time. It was the elite language, the language spoken by the powerful people. काफी कुछ संस्कृत की तरह पर्शियन की भी एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है। The language is far older than Islam. In fact, generally लोग सोचते हैं कि पर्शियन must be kind of like Arabic because both of them are like Muslim languages, but ऐसा सोचना सही नहीं है। You see, Arabic is a Semitic language. इसका Indo-Aryan family के साथ कोई नाता नहीं है। It is more related with languages like Hebrew. Persian, however, is part of the Indo-European language family. Old Persian और संस्कृत in fact एक भाषा से ही originate हुए थे, and together they made the Indo-Iranian family. Just to feel the flavor of Old Persian, let's listen to the Zoroastrian recitation in Avestan, the name for the old language of Old Persian. Let's try to see if we get some flavors of Sanskrit here. Van keus das damne kosh yaut anam an keus mazdai shatrim chavuraya yendre gobyo dadat vastare Hashem bohu vaishte masti ushta mahiyat ashahi vaishtai Hashem. I don't know about you, but that sounds definitely like a Sanskrit yagya. In fact, आज भी अगर हम पर्शियन न्यूमरल्स देखें, then they seem exactly like Sanskrit numerals. 1 2 3 4 5 In fact, these famous lines to describe the beauty of Kashmir. Gar firdaus barue zamiyast, amiyasto amiyasto amiyast. अगर पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है. Here you can see that the ast is exactly from the Sanskrit asti. And very interestingly, इस poem के निर्माता थे आमिर खुसरो जी, a person who had such a big role in shaping India's linguistic journey. You see, इंडिया में हमेशा से ये सिस्टम चलता आ रहा है, एक एलिट लैंग्वेज जो रूलर्स का लैंग्वेज होता है और दूसरा कॉमन लैंग्वेज जो रास्ते में बोला जाता है। एक टाइम पे ये एलिट लैंग्वेज संस्कृत थी, आज ये एलिट लैंग्वेज इंग्लिश है, एंड मुस्लिम शासन के दौरान ये एलिट लैंग्वेज पर्शियन थी। सड़क पे बोली जाती थी अवधी, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली इत्यादि इत्यादि। क्योंकि इन फॉरेन रूलर्स को इन भाषाओं के डिफरेंसेस के बारे में इतना फर्क नहीं पड़ता था, दे कॉल्ड ऑल ऑफ देम टुगेदर इन वन वर्ड, हिंदवी और हिंदी। आज जैसे इंग्लिश और हिंदी लर्न करना दोनों साथ में इज काफी कॉमन, उस टाइम पे भी अर्बन लोग वेर लर्निंग बोथ पर्शियन एंड हिंदवी। कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हुए थे आमिर खुसरो जी। मेरे ख्याल से ही प्रॉब्ली मस्ट हैव बीन लाइक अ पूर्व जन्म ऑफ टैगोर और Shakespeare or Da Vinci, someone like that. Get ready for some bragging on his behalf. Amir Khusro was considered to be the founder of Qawwali, the inventor of the sitar, the founder of two musical styles, Khayal and Tarana. He was also fluent in Turkish, in Arabic, in Persian, in Khadi Boli, Braj Bhasha, Bhojpuri and Awadhi. Man, talk of a polyglot. Later in life, Khusro also became the devotee of Hazrat Nizamuddin Auliya ji, the Sufi saint of the Chishti order. अगर आप कभी दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह जाओ, then you will find him resting next to his master. Anyway, so आमिर खुसरो जी ने एक ऐसा गजल कंपोज किया जो कि हमारे डिस्कशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। The ghazal is titled Zihal Miskeen, which is important because actually आप खुद ही सुन लो। Zihal Miskeen makun tawaful duraye nana banaye batiya Zihal Miskeen makun tawaful duraye nana banaye batiya Shabane hijla naaz tujus baroz batlat tu umr tola baroz batlat tu umr tola baroz
क्या तो सुन क्या लिया नोटिस था? किया आपने? हम देखते हैं कि इस गाने में एक लाइन फारसी में तो दूसरा हिंदवी में, टेक्निकली ब्रज भाषा में। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ फारसी हिंदवी सैंडविच। इस्लाम में सूफी मूवमेंट का कोर टेनेंट यही था कि इंसान से प्यार खुदा की इबादत का ही एक जरिया है। दिस वॉज ब्यूटिफुली हैपनिंग इन पैरेलल विद द भक्ति मूवमेंट इन हिंदुइज्म, जहाँ भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया गया था। फारसी तो तब की एलीट लैंग्वेज थी, बट बिकॉज ऑफ दिस कॉमन इंटरेस्ट इन भक्ति एंड प्यार, फारसी हिंदी का ये सैंडविच दोनों मुस्लिम और हिंदू कॉमन लोगों को अपील करने लगा। हिंदवी में भजने और फारसी गजलों के मिश्रण से बने इस सैंडविच लैंग्वेज को 1740 में नाम दिया गया रेख्ता। फारसी में इसका मतलब है स्कैटरिंग, एक मिश्रण। अच्छा, लेट मी शो यू यूनिक लैंग्वेज यूज्ड इन पोएट्री एंड आप मुझे बताना इसमें आपको क्या यूनिक लगा। अर्ज किया है, सजन आवे तो पर्दे से निकल कर बिहार बैठूंगी, बहाना करके मोतिया का पिरोने हार बैठूंगी। हाँ। उनो यहाँ कहेंगे तो कहूंगी काम करती हूँ, अठलती और मठलती चुप घड़ी दो चार बैठूंगी, नजीक में उनके जाने की खुशी सूं साल हूँ दिल में, वाले लोगों में दिखलाने को हो बेजार बैठूंगी। ये लिखा था कर्नाटका के हाशमी बीजापुरी जी ने इन द 1600s। He was a male poet, बहुत अच्छी but अच्छी ये लाइन पूरी लिखी कहानी हुई है। is from the perspective of a female। इस गजल में वो लिखते हैं कि एक पत्नी कैसे बिहेव करेगी जब उसके पति घर आएंगे। नॉर्थ में गजलें एक पुरुष के पर्सपेक्टिव से लिखे जाते थे, बट साउथ में द पर्सपेक्टिव फ्लिप्ड। Plus you can see that the Hindi grammar here is little off with words like su, hu, wale, uno. That's because ये हिंदवी नहीं है, ये दक्षिणी है। The common tongue spoken in the south of India। फारसी और दक्षिणी के कॉम्बिनेशन में लिखे इन फेमिनिन पर्सपेक्टिव वाले गानों को बाद में रेख्ती कहा गया, which later gained popularity in the north। जहां मुस्लिम्स अपने आइडियाज और स्टोरीज को भारत के जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए फारसी और हिंदवी या दक्षिणी का यूज कर रहे थे, वहीं हिंदू आर्टिस्ट्स ड्यूरिंग द भक्ति पीरियड कंटिन्यूड टू राइट इन द लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस फ्री ऑफ एनी पर्शियन वर्ड्स। For example, Mirabai in 1500s composed several Krishna Bhakti Geets and Surdas, the blind devotee of Krishna, उन्होंने कंपोज किया था सुर सागर in ठेठ ब्रज भाषा। तो 40 में the Sufi poet Malik Muhammad Jaisi composed Padmavat in Shuddh Awadhi, which was written in the Farsi script. Therefore, we see that parallel to Rekhta, Indian भाषाओं में भी literature फल फूल रहा था without any influence of Farsi in it. But हाँ, literature के बाहर बाजारों में, सड़कों में, मुगल आर्मी के बराकों में, जहाँ कहीं फारसी बोलने वाले लोग और भारतीय भाषाएं बोलने वाले लोग एक दूसरे से मिलते थे, वहाँ जरूरत महसूस पड़ी एक लिंक लैंग्वेज की। रेख्ता जो चीज लिटरेचर में कर रही थी, फारसी और हिंदवी का सैंडविच बनके वो रियल वर्ल्ड में आते आते सैंडविच से सैलड बन गई। हिंदवी और फारसी वर्ड्स वर मिक्सिंग फ्लुइडली एंड दैट इज हाउ उर्दू वाज बोर्न। जहां रेख्ता एक फारसी लफ्ज है, वहीं उर्दू एक तुर्की शब्द है। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड उर्दू व्हिच इज लिंक्ड विद द अंग्रेजी वर्ड होड यानी झुंड। इट लिटरली मेंट द लैंग्वेज स्पोकन इन द आर्मी कैंप्स, स्पेसिफिकली द मुगल आर्मी कैंप्स। उर्दू नाम हाउएवर इस जबान का पड़ा था 1780 में। 1500 से 1780 के बीच ये जबान का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था। इसको कुछ लोग हिंदी बोलते थे, तो कुछ लोग दहलवी, कुछ लोग कौरवी और कुछ लोग हिंदुस्तानी। 1700 में शायर आबरू शाह मुबारक इसी हिंदुस्तान जबान में लिखते हैं, अगर अखियों से अखियों को मिलाओगे तो क्या होगा, नजर कर लुत्फ की हमको जलाओगे तो क्या होगा, जगत के लोग सारे आबरू को प्यार करते हैं, अगर तुम भी गले इसको लगाओगे तो क्या होगा। यहाँ हम पाते हैं कि पूरी कॉम्पोजिशन में हिंदी और फारसी शब्द मिले जुले हैं। पर्शियन वर्ड्स नजर, लुत्फ और आबरू मिक्सिंग विद द हिंदवी वर्ड्स अखियों एंड जगत। शायद इसी सेमी फारसी सेमी हिंदवी स्टेट में हिंदुस्तानी जबान स्टेबल बन के रह सकती थी, बट एज यू नो ऐसा हो ना सका। फारसी और हिंदवी में एक ऐसा की डिफरेंस था जो हिंदुस्तानी जबान में दरार लाने की वजह बन गई, और वो डिफरेंस एज यू माइट हैव गेस्ड इज द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्रिप्ट्स, देयर लिपि एंड देयर रस्मुल खत। हिंदुस्तानी भाषा को दो स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता था, एक इस स्क्रिप्ट में ऑल्सो कॉल्ड द पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट, एंड टू बी मोर प्रिसाइज द पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट रिटन इन द नस्तलिक स्टाइल। Nastaliq is the name for this slanted style of writing, as opposed to this more straight style called Naqsh. उर्दू और फारसी को जनरली नस्तलिक में लिखा जाता है, जबकि अरबिक इज रिटन इन नक्श। और दूसरा नगरी स्क्रिप्ट दैट इवॉल्व फ्रॉम ब्राह्मी।
सदियों से ब्रज और अवधी को लिखने के लिए नागरी स्क्रिप्ट ही यूज होती थी। ईरान में इस्लाम के आने से पहले फारसी को पहलवी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। बट इन द 7th century, after Persia got Islamized, Farsi started to be written in the Arabic script, and that is how the script का नाम पड़ गया Perso-Arabic। आपको शायद लग सकता है कि ये स्क्रिप्ट का डिफरेंस तो काफ़ी सुपरफिशियल डिफरेंस है। बहुत सारे लैंग्वेजेस को मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, पंजाबी को पाकिस्तान में लिखा जाता है इन द शाहमुखी स्क्रिप्ट और हिंदुस्तान में लिखा जाता है इन द गुरमुखी स्क्रिप्ट। कोंकणी को तो 3 स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता है, देवनागरी में, कन्नडा में और लैटिन में। सर्बियन को लैटिन और सिरिलिक में लिखा जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हैविंग सेड ऑल दैट, देवनागरी और नस्तलिक में कुछ की डिफरेंसेस हैं जिनके वजह से ये हिंदुस्तानी ज़बान 2 रास्ते चल गई। पहले तो just visually these scripts are so different, right? Nastaliq feels very free flowing, जबकि देवनागरी is very structured and blocky. Nastaliq is written from right to left, जबकि देवनागरी is written from left to right. अच्छा, थोड़ा टेक्निकल लिंग्विस्टिक्स में बात करें तो देवनागरी comes from the Abugida family of scripts, यानी कि every character in देवनागरी is a consonant plus a vowel mark. Abugidas में vowels transform the look of the consonant. ब्राह्मी से जो भी स्क्रिप्ट्स उत्पन्न हुए वो सारे आबुगिदास कहलाते हैं। नस्तलिक और द पर्सो-अरेबिक स्क्रिप्ट कम्स फ्रॉम द अबजाद फैमिली। इन स्क्रिप्ट्स में ना वावल्स का कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, बस कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड वावल्स आर इम्प्लिसिटली इम्प्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, दिस कैरेक्टर मेक्स द साउंड प एंड दिस मेक्स द साउंड ल। पुट टुगेदर, व्हाट इज इट? इट कैन बी पल, इट कैन बी पुल, इट कैन बी पिल, इट कैन बी एनी ऑफ दोस, बिकॉज वावल्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। हमें कॉन्टेक्स्ट पे रिलाई करना होता है कि इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। बिकॉज ऑफ दिस ऑलमोस्ट हैक नस्तलिक में बस 28 कैरेक्टर्स हैं, जबकि देवनागरी में 48। ऐसे कुछ साउंड्स हैं जो बस एक स्क्रिप्ट में है और दूसरे में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एज यू नो कि द रेट्रोफ्लेक्सेस ठ, ढ, र, ण, ये पूरे दुनिया में बस भारत में मौजूद है। देयरफॉर देवनागरी हैज लेटर्स टू मेक दीज साउंड्स, बट नस्तलिक में ओरिजिनली ये नहीं थे। I say originally because जब ये स्क्रिप्ट इंडिया में यूज हुई तो ये मार्क इंट्रोड्यूस हुआ स्पेशली टू मेक साउंड्स लाइक ट, ठ, ड़, ढ़ एटसेट्रा। इस मार्क को कहते हैं टॉल। एडिशनली नस्तलिक में ख, घ, फ, भ, थ, ध, इन सब के लिए कोई स्पेशल कैरेक्टर्स क्या बात है भाई। They are written the way we write it in English. क plus ह, ग plus ह, प plus ह, and so on. Similarly, the boss characters of Devanagari like ण, ज्ञ, ञ, ग, त्र, क्ष, इन सब के लिए नस्तलिक में कोई भी लेटर एग्जिस्ट नहीं करता। They are approximately simplified as g plus y, n plus g, k plus sh, but these sounds are very tricky for Urdu speakers. And in reverse, कई सारे sounds ऐसे हैं जो कि नस्तलिक में मौजूद हैं और देवनागरी में नहीं। Case in point, sounds like f and z used in words like फिलहाल, फलसफा, फासले, जमाना और कई सारे शब्द। इनको देवनागरी में लिखने के लिए कोई तरीका नहीं था, एंड देयरफॉर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ नुक्ता वाज इंट्रोड्यूस्ड, अ डॉट दैट वाज प्लेस्ड बिलो फ एंड ज टू मेक फ एंड ज। मोस्ट हिंदी स्पीकर्स टुडे कैन मेक दीज साउंड्स, बट वेयर इट गेट्स ट्रिकियर इज दिस बिट, ग, ख एंड ख। ऑल दीज साउंड्स आर मेड फ्रॉम द बैक ऑफ द थ्रोट, अ कॉन्सेप्ट जो देवनागरी में एग्जिस्ट नहीं करता। सो इट्स नॉट गालिब, इट्स गालिब। इट्स नॉट खान, it's Khan. हाँ वही तो बोला, कान। No, not Khan. From the epiglottis. Khan. Kha, kha, Khan. Kh. From the epiglottis. Epiglottis. Khan. हिंदी में कुवैत और कतर दोनों के लिए सेम साउंड क यूज होता है, बट इंग्लिश में वी यूज 2 different letters K and Q because the sounds are actually different. It's Kuwait and Qatar. According to some language experts, these complex sounds came in Arabic and Persian because of hot climate. जी हाँ, the hot climate caused people to use the back of their throat instead of exposing their tongue to the hot air. And finally, what I think is the most badass character of Nastaliq, Ain. Written A-Y-I-N, this letter makes the sound ah, which is different from the open ah. And the difference is so subtle, it's almost impossible for non-Arabic speakers to make this sound. So imagine like saying ah, 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 ah. Then you kind of tighten up your throat a bit, so it's like a ah, ah. Loads and loads of words begin with Ain. You got
Oh man, you've got Salamu Alaikum, you've got Amr, perhaps most even more famously, the actual language itself, Al-Lugha Al-Arabiya, Arabiya. Another difference in Hindi and Urdu is how they pluralize words. ये sentence का example लेते हैं. They asked many questions. In Hindi you would say, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे. But in Urdu you would say, उन्होंने बहुत सवालात किए. The singular for word in Hindi is shabd, but the plural is also shabd. So you would say ek shabd and anek shabd. On the other hand, the singular for word in Urdu is lafz, but the plural is alfaz. जी हाँ. Urdu also has these complex word pairings called izafat. लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता है. यहाँ शेर पंजाब is an इजाफा. इसी एक्सप्रेशन को हिंदी में बोला जाता कि लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है. Other izafa you might have heard are Mughal-e-Azam, Chashme-Bad-Dur, Hal-e-Dil, etc. etc. Okay, language class over. Back to our history class. Early 1800s में कुछ interesting चीजें हो रही थी इंडिया में. पहला कि the Mughal rule in India had started to decline. The last Mughal ruler बहादुर शाह जफर for example वो ब्रिटिश के पेंशन पे जी रहे थे. The great Mughals जिन्होंने 300 साल तक भारत को रूल किया था वो अपनी आंखों से अपनी रियासत के आखिरी दिन देख रहे थे. 1837 में ब्रिटिशर्स ने पर्शियन को ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जे से हटाकर उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया. दिस वाज अ बिग सेटबैक फॉर द मुस्लिम स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट जिनके लिए फारसी वाज वेरी मच द प्रेस्टीज लैंग्वेज. दिस एंड द जनरल सेंस कि द रियासत वाज गोइंग डाउन पुश्ड देम इनटू अ काइंड ऑफ सर्वाइवल मोड. हुआ ये कि उर्दू राइटर्स नाउ नो लॉन्गर रोट इन सिंपल हिंदी फारसी स्टाइल. जब उन्हें लगा कि उनकी आइडेंटिटी थ्रेट में है, दे डबल डाउन ऑन यूजिंग वेरी कॉम्प्लेक्स फारसी वर्ड्स एंड रिड्यूसिंग एनी हिंदी वर्ड्स. This was like a psychological coping mechanism to compensate for the lowered status. For example, these are the opening lines of दीवाने गालिब. नक्श फरियादी है किसकी शौकिया तहरीर का, कागजी है पहरां हर पहकारे तस्वीर का. Well, I did not understand that and I'm pretty sure you did not as well. Well, don't feel guilty because no one understood at that time as well. This was a very deliberate attempt at hyper-Persianizing the language. And this made the Urdu poetry sound very bookish. 1857 में after the first rebellion, the British had killed 27,000 people in Delhi. Witnessing the great Muslim empire crumble, Ghalib wrote in a letter, ironically in very simple Urdu, भाई क्या पूछते हैं क्या लिखूं? दिल्ली की हस्ती मुनासिब कई हंगामों पर थी. किला चांदनी चौक, हर रोज बाजारे जामा मस्जिद का सफर, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, हर साल मेला फूल वालों का. ये पांचों बातें अब नहीं. फिर कहो दिल्ली कहाँ? हाँ कोई शहर कलम रवे हिंद में इस नाम का था. क्या बात है भाई की यार बहुत रिसर्च की है यार. भाई ने एक कमाल की वीडियो बनाई है. इतनी रिसर्च करके बनाई है कि हम सोच ही रहे थे कि यार एक समझ नहीं आ रहे थे ऐसे ऐसे लफ्ज़ के जो भाई बोल रहे थे कि उर्दू के वो हिंदी फारसी मतलब एक जब से एक जो ज़ुबान का एक लफ्ज़ स्टार्ट हुआ है ना कि उन्होंने तब से लेकर अब तक ना भी उधर से ही निकली हुई है. उधर से वो भी हमने कॉपी की हुई है यार. वो वहाँ से ही भाई लखनऊ से जैसे वो बुक्स में भाई हमें पढ़ाते थे वो आप देख लें कि वहाँ से ही हमें हर चीज़ मिली का बहुत भाई किरदार रहा है एक लॉन्ग टर्म के लिए ना फारसी ने. उसके बाद फिर आगे वो एक मर्ज जिस तरह हुई है एक हिंदी में हिंदी से आगे फिर एक उर्दू. तो ये चीज़ें जो है ना लेकिन ये कि एक चीज़ का हमें बहुत एज हुआ है कि मतलब कम से कम बोलने में तो थोड़ी थोड़ी सेम है लेकिन लिखने में काफ़ी फिर फ़र्क जो है ना वो पड़ जाता है चीज़ों के ऊपर. और अब यही एक बोलने के फ़र्क की वजह से अब हम जो है ना वो मतलब दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की जो है ना वो अंडरस्टैंड हो जाता है कि भाई बोल क्या रहे हैं. अब अफ़गानिस्तान के लोग हैं वो पश्तो में बोलते हैं तो फारसी भी आती है फारसी भी उनको, लेकिन ये कि वो नहीं पता चलता हमको. वो ज़ाहिर बात है उसके लिए एक स्पेसिफिक फिर वो सीखना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता है. हमें ये कि कम से कम इस चीज़ का है कि हम एक दूसरे के जो बोलते हैं तो वो तो पता चल जाता है कि ये बोल क्या रहे हैं. ये चीज़ हाँ ये एक काफ़ी मतलब कि एक सेम चीज़ है. आप एक अफगानिस्तान उधर फारसी भी बोलते हैं, पश्तून भी पश्तून भी बोलते हैं और इधर आप सिंध में आ जाए तो उधर भी सिंधी बोलते हैं. तो ये चीज़ें एक काफ़ी एक मतलब कि सेम थी. और उर्दू और हिंदी का वाकई काफ़ी एक सेम है और डिफरेंट भी है. अब देखो ना अब पहले तो इधर भाई एक ये एक बात है एक हमारी बुक्स में जो सही लिखी हुई है कि उर्दू जो है ना वो हिंदुस्तान से आई है और हमने तो भाई कॉपी किया है. और काफ़ी एक अच्छा होता है एक मतलब कि एक इंडिया और एक पाकिस्तान की एक लैंग्वेज जब सेम हो जाती है ना एक यार बात करने की समय लग जाती है. तो इसलिए भाई चीज़ें काफ़ी अच्छी है. लेकिन भाई ने वीडियो काफ़ी एक ना आप समय लेके
पूरी उसने जानकारी लेकर बनाई है, एक पूरी मतलब कि हर चीज़ को उन्होंने बीच में ऐड कर दिखाया है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उस वक़्त के देख लो जिस तरह एक कवालियाँ थी, कवाली जो है ना वो गाई जाती थी, पढ़ी जाती थी, और इसी तरह उधर एक भजन था वो उसको आगे जो है ना वो लेके चलते रहे, तो ये चीज़ें जो है ना वो आगे बढ़ती गई। लेकिन ये कि एक टाइम ऐसा आया कि मतलब अब हमें तो ये इस चीज़, लेकिन ये कि दूसरी तरफ भाई अभी भी लैंग्वेजेस अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत हैं, बहुत उधर आपके पास चलो 4 5 6 10 हो जाएंगी, लेकिन ये कि वहाँ पे 200 शायद मैं गलत ना हूँ 200+ लैंग्वेजेस अभी। हाँ, और भाई बोलते हैं कि सब बोलते हैं कि हमें ना इंग्लिश सबसे ज़्यादा सीखनी पड़ती है, क्योंकि वो किसी जाकर जगह पर उनको अगर वो लैंग्वेज नहीं आती तो फिर वो इंग्लिश में बात करते हैं तो तब समझ लगती है। अक्सर अब कहीं भी वो चले जाते हैं, कहीं पर हिंदी बोली जा रही है, कहीं उर्दू, कहीं पंजाबी, कहाँ पर एक शुद्ध हिंदी बोली जाती है, ऐसे करके तो फिर वहाँ पर जाकर बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। केरला वाली साइड पर लोग नहीं बोलते इतनी हिंदी, तो वो एक समझ नहीं लगती मतलब भाई हमारे साथ साउथ इंडिया वाले जितने भी लोग बात करते हैं वो सारे इंग्लिश ही उनको आती है भाई। हमेशा हमें जो भी वो मैसेज करते हैं वो इंग्लिश में भी करते हैं कि जो भी उन्होंने लिखना होता है, क्योंकि उनको थोड़ी हिंदी कम आती है, बोलने में दिक्कत होती है तो वो लिख देते हैं इसीलिए। हाँ, एक भाई के साथ मेरी भी बात होती है, वो भी साउथ इंडियन से है, मैं उसको हिंदी में लिख कर भेजता था, वो आगे इंग्लिश में, मैंने कहा बंदा यार पढ़ा लिखा है। मेरे साथ तो भाई 3 4 5 6 मैंने उससे भाई पूछा कि भैया आप इंडिया कहाँ से हो, एक बताओ तो सही यार, इतनी इंग्लिश हमें कहाँ आती है, कुछ अपनी जुबान में बात करते हैं, अच्छा लगता है बंदा। उसने बोला मैं साउथ इंडियन से, मैंने बोला फिर तो ठीक है भाई आप हिंदी में करो यार, मुझे ऐसे आप मतलब कि तंग ना करो इतनी इंग्लिश बुलवा कर। उसने बोला उसने फिर बोला क्या बोल रहे हो, मैंने बोला यार आपको हिंदी नहीं आती, उसने बोला नहीं मुझे नहीं हिंदी आती। मैंने कहा अच्छा भाई फिर बात होगी एक हफ्ते में 1-2 दफा। आप उसको मैं हफ्ते में 1-2 दफा जवाब देता हूँ, वो सुन रहा है तो नहीं सुनता, उसको हिंदी आती नहीं, उसको आती समझ नहीं लगती उसको। तो वो कैसे समझेगा। लेकिन ये कि एक काफी कमाल की यार दुनिया है, कैसे कैसे अजूबे इधर पाए गए और गुजरे गए लैंग्वेज पर, हर चीज पर। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।